सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है वुमेन बॉडी सिस्टम, मानव शरीर तंत्र है। उसमें सब टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो इसमें अपन देखते हैं कि पाचन तंत्र में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो पाचन तंत्र मैंने बताया था कि इसका दो सिस्टम होते हैं। एक शरीर में हमारी होती है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी होती है पाचन ग्रंथियाँ यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। आहार नाल में मैंने आपको पढ़ाया था मुख, उसके बाद में आहार नाल में आगे वाला भाग पढ़ाया था मुख गुहा। मुख गुहा में मैंने दो आपको बिंदु पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था जीभ टंग और दूसरा पढ़ाया था दांत। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे ग्रास नली, उसके बाद में पढ़ेंगे स्टोमस, उसके बाद में पढ़ेंगे इंटेस्टाइन। उसके बाद में पाचन ग्रंथियाँ में हमने क्या क्या, कल मैंने दो टॉपिक पढ़ाए थे पाचन ग्रंथियाँ में। डाइजेस्टिव कैनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने पढ़ाया था, एक पढ़ाया था सेलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, और उसके बाद में पढ़ाया था लीवर यानी यकृत। उसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा अग्नाशय, अग्नाशय के बाद आएगा जठर ग्रंथि। तो दोस्तों कोई भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका अपना बेसिक पता होना चाहिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है और उसके बाद में आगे की हमारी पढ़ने की क्या रणनीति रहेगी, तो अपने को टॉपिक आराम से समझ में आ जाता है। तो साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट अपने को पढ़ना हो तो हमें अपने सबसे पहले रणनीति पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं और आगे हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद में टॉपिक जैसे ही पढ़ा हमको कितना समझ में आया, यदि समझ में आ रहा है तो उस पर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी अपन ईजी वे में हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने आहार नाल में पढ़ लिया मुख गुहा, और पाचन ग्रंथि हम पढ़ लिया, कल पढ़ा था लार ग्रंथि और यकृत। आज का हमारा टॉपिक आता है अग्नाशय। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अग्नाशय। डाइजेस्टिव सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अग्नाशय। जैसे जैसे दोस्तों मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ में लिखते जाओगे। अग्नाशय, तो सबसे पहले आता है इसका आकार क्या होता है। ये इसका आकार होता है, ये सी आकार की होती है, सी आकार की होती है। अग्नाशय का आकार कैसा होता है, ये सी आकार की होती है। उसके बाद में आता है इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है इसका भार कितना होता है। हमारे शरीर में इसका भार अग्नाशय का कितना होता है। इसका भार होता है 60 से 90 ग्राम। इसका भार होता है 60 से 90 ग्राम। अग्नाशय आकार सी आकार, इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर, इसका भार होता है 60 से 90 ग्राम। तीन बिंदु यहाँ पढ़ लिए किसके, अग्नाशय के। उसके बाद में आता है अग्नाशय हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, यहाँ किस प्रकार से होता है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। इसको मिक्स ग्लैंड कैसे बोलते हैं। हमारे शरीर में अपन जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे ग्लैंड पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। तो ग्रंथियाँ में दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, एक होती है बहिस्राव ग्रंथियाँ और एक होती है अंतःस्राव ग्रंथियाँ। बहिस्राव ग्रंथियाँ और अंतःस्राव ग्रंथियाँ में क्या फर्क रहता है कि अंतःस्राव को जो ग्रंथियाँ होती है यहाँ उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहिस्राव ग्रंथियाँ। एक होती है एंडोक्राइन ग्रंथियाँ जो होती है अंतःस्राव ग्रंथियाँ। ग्लैंड इसमें दो प्रकार की मान सकते हैं, एक होती है ग्लैंड दो प्रकार की। मैंने यहाँ पर बताया कि जो हमारा अग्नाशय होता है उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं इसको, मिश्रित ग्रंथि। कैसे, एक होता है बहिस्राव ग्रंथि और दूसरी होती है अंतःस्राव ग्रंथि। जब ग्रंथियाँ का टॉपिक आया तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं कि सर ये मिक्स ग्लैंड कैसे बोलते हैं इसको। देखो बहिस्राव होती है, मतलब जो यहाँ से ये एंजाइम का स्त्राव करती है। बहिस्राव होती है वो किसका स्त्राव करती है, एंजाइम का स्त्राव करती है। और जो अंतःस्राव होती है वो किसका स्त्राव करती है, हार्मोन का स्त्राव करती है। जो बहिस्राव ग्रंथियाँ होती है वो एंजाइम का स्त्राव करती है, एंजाइम का स्त्राव। और जो अंतःस्राव ग्रंथियाँ होती है वो किसका स्त्राव करती है, वो हार्मोन का स्त्राव करती है,
हार्मोन का स्त्राव। तो सर ये अग्नाशय आता है, ये किस में आता है? तो अग्नाशय दोनों में आते हैं। कैसे? अग्नाशय एंजाइम का स्त्राव भी करता है और हार्मोन का भी स्त्राव करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आ गया? मिक्स ग्लैंड कैसे बोलते हैं? ये नया तो बहिस्राव होती है, नया अंतःस्राव होती है, ये दोनों का स्त्राव करती है। दोनों किसका? ये एंजाइम का भी स्त्राव करती है और हार्मोन का भी स्त्राव करती है। तो आगे पढ़ते हैं कि अग्नाशय किस किस का स्त्राव करती है। तो सर अग्नाशय हार्मोन का भी स्त्राव करती है और एंजाइम का भी स्त्राव करती है। उसके बाद में आता है जो अग्नाशय होती है, ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय होती है वो हमारे शरीर की, अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो किसी के दिमाग में आएगा सर ये दूसरी है तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कल मैंने पढ़ाया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में अग्नाशय पढ़ लिया। अग्नाशय को मिक्स ग्रंथि क्यों बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद में पढ़ते हैं कि अग्नाशय, अग्नाशय मैंने पढ़ा है कि अग्नाशय बहिस्राव और अंतःस्राव दोनों नहीं होते हैं, ये दोनों का मिक्स रूप होता है। मिक्स रूप कैसे? ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करते हैं। साथ साथ में लिखते जाओगे और साथ साथ में बोलते भी जाओगे आप लोग। देखो अग्नाशय दो रूप हो गए, कौन सा? एक हो गया बहिस्राव और दूसरा हो गया अंतःस्राव। इन दोनों का मिक्स रूप होता है। मिक्स रूप को क्या बोलते हैं? मिक्स रूप को बोलते हैं अग्नाशय। बहिस्राव मतलब जो बाहर की हड्डियाँ होती है और अंतःस्राव मतलब जो अंदर की हड्डियाँ होती है। अंदर से हार्मोन का स्त्राव होता है और बाहर से एंजाइम का स्त्राव होता है। उसके बाद में आता है जो बहिस्राव होता है, बहिस्राव टिश्यू, बहिस्राव टिश्यू बोलेंगे इसको। अग्नाशय का आएगा तो इसको बोलेंगे बहिस्राव टिश्यू या ऊतक, और अंतःस्राव आएगा तो इसको बोलेंगे अंतःस्राव ऊतक या टिश्यू, TSSSTISSU, इसको बोलेंगे टिश्यू या ऊतक। अब जैसे ही अग्नाशय या बहिस्राव ऊतक आएगा और अंतःस्राव ऊतक आएगा तो ये बहिस्राव ऊतक एक एंजाइम का स्त्राव करता है। बहिस्राव ऊतक एक एंजाइम का स्त्राव करता है, उसको बोलते हैं सेकेरिन, उसको बोलते हैं सेकेरिन, सेकेरिन का स्त्राव, सेकेरिन स्त्राव। मैंने क्या बोला? बहिस्राव किसका संश्लेषण करता है या किसका स्त्राव करता है? तो आपके दिमाग में आएगा सर ये एंजाइम का स्त्राव करता है। एंजाइम का स्त्राव कौन करता है? तो सर ये करता है बहिस्राव ऊतक या बहिस्राव ग्लैंड या ग्रंथि। उसके बाद में बहिस्राव किसका स्त्राव करता है? तो सर ये सेकेरिन नाम का एंजाइम का स्त्राव करता है। कौन करता है? बहिस्राव ऊतक। अग्नाशय का पार्ट होता है बहिस्राव ऊतक और अंतःस्राव ऊतक, इन दोनों का मिक्स रूप होता है। उसके बाद आता है बहिस्राव ऊतक किसका स्त्राव करता है? तो सेकेरिन एंजाइम का स्त्राव करता है। उसके बाद आता है सेकेरिन। क्या होता है? सेकेरिन तो होता है ये अग्नाशय रस को स्त्राव के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। ये सेकेरिन का आगे क्या होता है? ये अग्नाशय रस को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। कौन करता है उत्तेजित? तो सर ये सेकेरिन जो एंजाइम होता है ये इसको उत्तेजित करता है। किसको करता है? सेकेरिन अग्नाशय रस को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ये कार्य कौन करता है? ये सेकेरिन करता है। सेकेरिन कैसे बनता है? तो सर बहिस्राव जो ऊतक होता है वो एक एंजाइम का स्त्राव करता है, उसको बोलते हैं सेकेरिन। उसके बाद सेकेरिन का कार्य क्या रहता है? अग्नाशय रस को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। कौन करता है? सेकेरिन करता है। उसके बाद में सेकेरिन अग्नाशय रस को अन्य नाम से जाना जाता है पूर्ण पाचक रस, इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय रस को और बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया दोस्तों? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ
वैसे वैसे आप समझते जाओगे, साथ साथ में लिखते जाओ। कोई भी यदि चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, अग्नाशय। अग्नाशय मिक्स ग्लैंड होती है, दोनों मिक्स ग्लैंड कैसे, इसमें एंजाइम का भी स्राव होता है और इसमें हार्मोन का भी स्राव होता है। हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, अंतःस्राव ग्रंथि में होता है, और एंजाइम का स्राव कहाँ होता है, बहिस्राव ऊतक में होता है। जैसे ही बहिस्राव का ऊतक हुआ, इसमें एक एंजाइम होता है सेकेरिन, सेकेरिन का स्राव हो जाता है किससे, बहिस्राव ग्लैंड से या ग्रंथि से। सेकेरिन का कार्य क्या रहता है, अग्नाशय रस को स्रावित करता है, किसके लिए, उत्तेजित करता है। स्राव होने के लिए कौन उत्तेजित करता है, सेकेरिन करता है। उसके बाद सेकेरिन का कार्य क्या, ये हो गया। उसके बाद अग्नाशय रस को क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। उसके बाद बिंदु आता है शरीर पूर्ण पाचक क्या होता है, या अग्नाशय रस क्या होता है, या किससे मिलकर बना होता है। अग्नाशय रस के अंदर 5 एंजाइम होते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते जाओगे। अग्नाशय रस में या पूर्ण पाचक रस में 5 एंजाइम होते हैं। उसके बाद आता है बिंदु हमारा पूर्ण पाचक एंजाइम। इसके बाद आता है हमारा बिंदु पूर्ण पाचक एंजाइम, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, अग्नाशय रस। पूर्ण पाचक को क्या बोलेंगे, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। तो सर इसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, हमें वो लिखा दो। देखो इसमें अलग अलग एंजाइम आते हैं, 5 प्रकार के एंजाइम आते हैं। पहला आता है ट्रिप्सिन, उसके बाद में आता है काइमोट्रिप्सिन। पहला आता है ट्रिप्सिन, पहला इसमें एंजाइम आता है ट्रिप्सिन। उसके बाद में आता है दूसरा एंजाइम काइमोट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम आता है काइमोट्रिप्सिन। उसके बाद तीसरा आता है लाइपेज। उसके बाद आता है तीसरा लाइपेज। पहला आता है ट्रिप्सिन, दूसरा आता है काइमोट्रिप्सिन, तीसरा आता है लाइपेज, चौथा आता है एमाइलेज, चौथा आता है एमाइलेज, और पांचवा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम। देखो अग्नाशय में आ गया पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस या पूर्ण पाचक एंजाइम होते हैं, उसमें कितने प्रकार के एंजाइम हो जाते हैं सर, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, उसके बाद आता है काइपोट्रिप्सिन, उसके बाद लाइपेज एंजाइम, उसके बाद एमाइलेज, उसके बाद होता है न्यूक्लियस। अब आगे इसमें पढ़ते हैं कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य रहता है, काइमोट्रिप्सिन का क्या कार्य रहता है, लाइपेज का कार्य क्या रहता है, और एमाइलेज का कार्य क्या रहता है, और न्यूक्लियस का कार्य क्या रहता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। ट्रिप्सिन का कार्य रहता है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को परिवर्तित करता है। प्रोटीन को परिवर्तित करने का कार्य किसका रहता है, इसका रहता है ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन का कार्य रहता है प्रोटीन को परिवर्तित करना, प्रोटीन को परिवर्तित करना या कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना। जैसा कार्य ट्रिप्सिन का है वैसा ही कार्य किसका रहता है, काइमोट्रिप्सिन का। तो दोनों का कार्य क्या रहता है, प्रोटीन को परिवर्तित करना, प्रोटीन को कन्वर्ट करना। देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोटीन को कन्वर्ट कौन करता है, तो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों बोथ करना है। यदि एक आएगा आपको, यदि ट्रिप्सिन दिया तो आपको ऑप्शन में क्या टिक करना है, तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य क्या रहता है, प्रोटीन को परिवर्तित करना। ये किसके एंजाइम है, तो सर ये एंजाइम है अग्नाशय रस के या पूर्ण पाचक रस के। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद में काइमोट्रिप्सिन का कार्य क्या रहता है, तो सर ये भी, इसका भी कार्य रहता है प्रोटीन को परिवर्तित करना या प्रोटीन को कन्वर्ट करना। दोनों के कार्य समझ में आ गए। ट्रिप्सिन का प्रोटीन को परिवर्तित करना और काइमोट्रिप्सिन का भी प्रोटीन को परिवर्तित करना। यहाँ पर 2 प्रोटीन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आते हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। प्रोटीन से संबंधित, देखो प्रोटीन से संबंधित पहला बिंदु क्या आ गया कि प्रोटीन को परिवर्तित कौन करता है, तो सर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों क्या करते हैं, तो सर ये प्रोटीन को परिवर्तित करते हैं, काइमोट्रिप्सिन। देखो आपको नाम ये इंग्लिश में अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन आपको दोस्तों ये नाम याद रखने हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ट्रिप्सिन का कार्य क्या रहता है और काइमोट्रिप्सिन दोनों का कार्य क्या रहता है, सर प्रोटीन को परिवर्तित करता है। अब देखो प्रोटीन से संबंधित एक क्वेश्चन ये हो गया, उसके जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप पढ़ लो, तो क्वेश्चन कहाँ से बाहर जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा। अब उसके बाद आता है सर काइमोट्रिप्सिन और इनका दोनों क्या हो गया, प्रोटीन को परिवर्तित करना।
उसके बाद प्रोटीन से संबंधित 2 क्वेश्चन और आते हैं कि पेप्सिन एंजाइम होता है, उसका क्या काम रहता है? पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, इसका कार्य रहता है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या रहता है? प्रोटीन का पाचन करना। उसके बाद आता है रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या रहता है? दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो बच्चों में पाया जाता है। इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? रेनिन एंजाइम की, बच्चों में। देखो 3 क्वेश्चन प्रोटीन से संबंधित। प्रोटीन को परिवर्तित कौन करता है? तो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या रहता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करना। किसका कार्य रहता है? पेप्सिन का। उसके बाद रेनिन एंजाइम में क्या रहता है? दूध में जो केसिन प्रोटीन होती है उसका पाचन कौन करता है? उसका पाचन करता है रेनिन एंजाइम। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? 3 पॉइंट किसके प्रोटीन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। यहाँ तक सभी लोग उतार लोगे। एक ही फंडा रहता है साइंस का, जैसे जैसे आप कोई भी आप टीचर से पढ़ रहे हो साथ साथ में बोलते जाओ और साथ साथ में लिखते जाओ। उसके बाद में आता है काइमोट्रिप्सिन, मैंने बता दिया। उसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम। तीसरा आता है हमारा कौन सा एंजाइम? किस में आ रहा है तीसरा एंजाइम? अग्नाशय रस में। 3 एंजाइम पढ़ा दिए। कौन सा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तीसरा आता है लाइपेज, नाम से लिख रहा है लाइपेज। तो ये किसका पाचन करेगा? लिपिड का या वसा का, लाइपेज। कभी कभी क्वेश्चन में आंसर होता है तो लाइपेज, लाइपेज का अर्थ होता है लिपिड या वसा का पाचन, वसा का पाचन। देखो पहले मैंने बताया किसका पाचन? प्रोटीन का। उसके बाद में लाइपेज, लाइपेज का काम क्या रहेगा? तो सर ये वसा का पाचन करता है। ये कौन सा एंजाइम हो गया हमारा? तीसरा। किसका? अग्नाशय रस का। उसके बाद में चौथा एंजाइम, चौथा एंजाइम मैंने लिखा था एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज का क्या क्या रहता है सर? एमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन। देखो हर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकता है, 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो एमाइलेज। भाई लिपिड वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज। और उसके बाद आता है प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो उसको वो करता है पेप्सिन एंजाइम करता है। उसके बाद में आता है 5वां मैंने लिखा था न्यूक्लिक, 5वां मैंने लिखा था न्यूक्लिक या न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस एंजाइम का कार्य क्या रहता है? ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करता है? तो सर करता है न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम। देखो लाइपेज मतलब लिपिड वसा का पाचन, ला मतलब वसा या लिपिड। उसके बाद एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो सर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन कौन? एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन? एमाइलेज। उसके बाद आता है न्यूक्लियस एंजाइम, ये किसका पाचन करता है? न्यूक्लिक अम्ल। मैंने बताया था प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो न्यूक्लिक एसिड होती है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो सर न्यूक्लिक एसिड का बहुलक होता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या लिखाई थी? सेक्रेट लिखाई थी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे जैसे देखो कोई भी टॉपिक पढ़े उसको रिलेट करते जाओ कि क्या पढ़ा है, पीछे हमने क्या पढ़ा, आगे उसके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप रिलेट करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। साइंस अपने आप इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ तक हमने क्या टॉपिक पढ़ लिया? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया अग्नाशय। ये किसका पार्ट था? तो सर ये था डाइजेस्टिव ग्लैंड का, पाचन ग्रंथि का एक हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने पाचन ग्रंथि के 3 टॉपिक थे वो हमने पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया? एक पढ़ लिया लार ग्रंथि, और दूसरा पढ़ लिया लीवर, तीसरा क्या पढ़ लिया? अग्नाशय पढ़ लिया यहाँ तक। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आहार नाल। आहार नाल में मैंने 2 बिंदु पढ़ा दिए। कौन कौन से पढ़ा दिए? सभी बोलो कौन कौन से पढ़ाए? तो सर हमको पढ़ा दिया, एक तो पढ़ा दिया मुख, उसके बाद पढ़ा दिया मुख गुहा पढ़ा दिया मैंने।
उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ग्रास नली आता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ग्रास नली। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ग्रास नली। ग्रास नली में क्या क्या बिंदु इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो ये कहाँ पर होती है, ये होती है मुख से जैसे अपन पार करते हैं तो ये मुख के पास होती है। यहाँ तक जैसे सबसे पहले ये डायग्राम के रूप अपन शो करके देख लेते हैं कि सर ये किस प्रकार से बनेगी। देखो यहाँ से ये हमारा मुख हो गया, मुख से यहाँ से एक निकलेगी, इसे देखो ये हमारी क्या हो गई, श्वास नली हो गई। ये हो गई हमारी श्वास नली, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, ये हो गई हमारी श्वास नली। उसके बाद आ गई ग्रास नली। ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया मुख का पार्ट हो गया। अब जैसे ये यहाँ से दो भागों में यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही श्वास नली से अपन किसका उत्सर्जन करते हैं, तो सर ऑक्सीजन का अपन आगे से आगे भेजते हैं। उसके बाद में जो ग्रास यहाँ से हो गई, ये ग्रसनी हो गई, ग्रास नली आगे होती है, होगी ग्रसनी। ग्रसनी की कितनी लंबाई होती है, तो सर इसकी होती है 12 से 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये हमारा मुख का भाग हो गया, मुख के भाग के बाद ये हमारी श्वास नली होगी, श्वास नली के बाद यहाँ पर होती है ग्रसनी। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 12 से 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में जैसे ये ग्रास नली के बाद आएगा, उसके बाद ये जो दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर एक द्वार होता है, यहाँ पर एक द्वार होता है, उसको बोलते हैं निगल द्वार। निगल द्वार या निगल गेट। यहाँ पर एक द्वार होता है, उसको बोलते हैं निगल द्वार। और यहाँ पर भी एक कपाट होता है, यहाँ पर भी एक द्वार होता है, उसको बोलते हैं ग्लोस्टिक गेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोटिस गेट, इसको बोलते हैं ग्लोटिस गेट। ग्लोटिस गेट। क्या पढ़ा अभी तक, ग्रास नली। किसका पार्ट है ग्रास नली, सर ये होता है आहार नाल का पार्ट होता है। आहार नाल में 3 बिंदु पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े अभी तक, मुख हुआ हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है हमारा ग्रास नली। ग्रास नली का डायग्राम में किस प्रकार से रूप देखें, सबसे पहले हमारा मुख हो गया, मुख के पास में एक श्वास नली होती है, श्वास नली के बाद के नीचे का भाग होता है ग्रसनी, जिसकी लंबाई होती है 12 से 13 सेंटीमीटर। जैसे ये ग्रसनी आगे जाती है तो ये दो द्वार के रूप में बन जाती है। इधर का जो लेफ्ट साइड का द्वार होता है उसको बोलते हैं निगल द्वार, उसके बाद इसको बोलते हैं ग्लोटिस गेट बोलते हैं। देखो तो यहाँ पर आपको बताएगा, पूछा जाएगा कि ग्रास नली में कितने गेट होते हैं, तो एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है ग्लोटिस गेट। निगल द्वार और ग्लोटिस गेट। निगल द्वार को बोलते हैं कुलेट गेट बोलते हैं, कुलेट गेट बोलते हैं, गुलेट गेट बोलते हैं। उसके बाद में आता है कि सर जो ये ग्रास नली होती है निगल द्वार, निगल द्वार के बाद में ये हमारे निगल द्वार के बाद ये आती है ग्रास नली, निगल द्वार के बाद ये आती है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में भोजन कहाँ पर जाएगा, उधर तो इधर सर्कुलेट किसका होता है, इधर होता है भोजन का, इधर होगा ऑक्सीजन का। किसका होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ से श्वास नली दो पार्टों में बढ़ जाएगी। श्वास नली इधर जो हमारा भोजन होता है, भोजन का पाचन इधर से हो जाएगा निगल द्वार से, इधर से ग्लोटिस गेट होता है, इसमें किसका पाचन होता है या किसका सर्कुलेशन होता है, तो यहाँ पर श्वसन या ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। याद रखना, इधर से किसका सर्कुलेशन होगा, तो इधर से होगा भोजन का पाचन होगा, और इधर से किसका सर्कुलेशन होगा, तो इसमें ऑक्सीजन श्वसन का सर्कुलेशन होगा। उसके बाद में ग्रास नली से जैसे भोजन जाएगा ये हमारे आहार नाल में आएगा, ये पूरी आहार नाल हो गई। जैसे आहार नाल में ये प्रवेश किया तो आहार नाल के बाद ये भोजन कहाँ पर जाएगा, तो आपको पता ही, उसके बाद हमारा भोजन जाएगा पेट में जाएगा। किस में जाएगा, पेट में जाएगा। ये हमारा भोजन पेट में जाएगा। देखो समझ में आ रहा है, ग्रास नली मुख के ऊपर श्वास नली, उसके बाद इसके नीचे होती है ग्रसनी 12 से 13 सेंटीमीटर लंबाई होती है। उसके बाद ये जो ग्रसनी होती है दो भागों में बढ़ जाती है, एक इसमें निगल द्वार के रूप में और इसमें दूसरा बढ़ जाती है ग्लोटिस गेट में। ग्लोटिस गेट से किसका सर्कुलेशन होता है, तो ऑक्सीजन का, श्वसन का होता है। उसके बाद यहाँ से किसका, तो सर भोजन का। भोजन निगल द्वार से बाद में कहाँ जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। किस में जाएगा, ग्रसनी में जाएगा।
ग्रस नली में जाएगा, उसके बाद में यहाँ ग्रास नली में जाएगा, उसके बाद ये ग्रास नली से आहार नाल में, आहार नाल से हमारे पेट में आ जाता है भोजन। ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया। जैसे ये ग्लोटिस गेट में जाएगा, ग्लोटिस गेट के बाद में ये श्वास नली में जाएगा, श्वास नली के बाद में ये कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से निगल द्वार से ग्रास नली में जाएगा, यहाँ से जाएगा श्वास नली में। श्वास नली में क्या जाएगा, तो ऑक्सीजन। श्वास नली के बाद में जो श्वसन होता है वो किस में जाएगा, लंग्स, यहाँ फेफड़े में, फेफड़ों में चला जाएगा। समझ में आ गया। ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी, ग्रास नली की। ग्रास नली की 3 बिंदु याद रखने हैं कि ग्रसनी होती है, ग्रसनी की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर। इसमें कितने गेट होते हैं सर, इसमें 2 गेट होते हैं। कौन कौन से गेट होते हैं, एक होता है निगल द्वार, दूसरा होता है ग्लोटिस गेट। ग्लोटिस गेट से किसका सर्कुलेशन होता है, तो सर इसका ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो से ये किस में जाती है, तो श्वास नली में जाती है। श्वास नली के बाद में ऑक्सीजन कहाँ जाती है, तो फेफड़ों में जाती है। तभी अपन बोलते हैं कि आजकल जो कोरोना का इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, फेफड़ों में होता है। क्यों होता है कि अपन श्वसन नली से जैसे श्वसन को अंदर ग्रहण करते हैं तो कुछ अणु उसके अपन अंदर घुस जाते हैं। अणु जैसे ही अणु अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले कहाँ इफेक्ट करेंगे, तो सर फेफड़ों में करते हैं या आहार नाल में करते हैं। आहार नाल जब जाती है तो वहाँ पर अपन को भोजन का पाचन नहीं होता है, और जब फेफड़े रुक जाते हैं तो अपन श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं, और उसके इसलिए उसको में क्या होते हैं, ऑक्सीजन चढ़ाते हैं। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उस इंसान की मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो देखो कोरोना का भी इफेक्ट कहाँ पर होता है, कोरोना में जो वायरस होते हैं, कोविड-19 जो वायरस होते हैं, उसका सबसे पहले इफेक्ट कहाँ होता है, ग्लोटिस गेट से। ये यहाँ से ये अणु आते हैं, अणु आने के बाद श्वास नली में चले जाते हैं। श्वास नली में जाने के बाद ये कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, ये हमला कहाँ पर करते हैं, फेफड़ों में करते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि उनके फेफड़े जो कोरोना का इफेक्ट होते हैं और जो कोरोना का इफेक्ट जिनके ऊपर नहीं होता है उनके दोनों को फेफड़े देखते हैं तो तब उन दोनों के फेफड़ों में अंतर होता है। किस कारण होता है कि जैसे अपन श्वसन लेते हैं इस ग्लोटिस गेट से, श्वास नली में ये वायरस प्रवेश कर जाते हैं और फेफड़ों पर इफेक्ट करते हैं, और यहाँ पर फेफड़ों पर इफेक्ट करने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तब ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कारण क्या रहती है, डायरेक्ट फेफड़ों पर हमले करते हैं। देखो समझ में आ गया, हमने कोरोना से भी इसको रिलेट कर दिया। तो इसलिए ये साइंस का ये वर्तमान है, ये इंपॉर्टेंट रख सकता है कि जो ग्लोटिस गेट होता है यहाँ से किसका प्रवेश होता है, तो शरीर में प्रवेश होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, श्वास नली, श्वास नली के बाद फेफड़ों में। 2 गेट किसके हो गए, तो सर ग्रास नली के 2 गेट हो गए। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पर जो ग्लोटिस गेट होता है उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको बोलते हैं इपिलोटिस। यहाँ पर इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, इसको बोलते हैं इपोलोटिस। इस ढक्कन को क्या बोलते हैं, इपोलोटिस। ग्लोटिस गेट के ऊपर एक ढक्कन होता है, इसको बोलते हैं इपग्लोटिस। इपग्लोटिस, इपीग्लोटिस, इसको क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस। तो इसका कार्य क्या रहता है, इसका कार्य रहता है खाना खाते समय भोजन पेट को ये भेजते हैं। खाने खाते समय भोजन को क्या करते हैं, ये पेट में भेजते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको भोजन को क्या करते हैं, पेट में भेजते हैं। जब अपन कभी कोई खाना खाते हैं तब अपने को एकदम खांसी आने लग जाती है। उसका कारण क्या रहता है, ये केप बंद नहीं होता है। ये यहाँ पर जो ढक्कन रहता है ये केप बंद नहीं रहता है, और इससे हमारी भोजन आहार नली होती है और श्वास नली है, इसमें इसकी सुरक्षा कैसे करता है, जो ये इपीग्लोस, ये जो इस पर ढक्कन होता है, ये अपन श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। जैसे अपन कभी कोई भोजन करते हैं और उसमें बातें करने लग जाते हैं तभी अपने को एकदम अचानक खांसी आती है, और खांसी आती है तब ये जो गेट होता है, ये इसका जो ढक्कन होता है ये बंद होना भूल जाता है। जैसे ये इसमें कुछ भोजन प्रवेश कर जाता है तब अपने को खांसी आने लगती है, तब उसके जब तक ये भोजन किसी रूप में बाहर नहीं जाएगा तब तक अपने को खांसी आती रहती है। तो इसलिए अपने को जब भी भोजन करते हैं तब अपने को बात कम करनी चाहिए और भोजन को आराम से पचा के खाना चाहिए। तो उसका कारण क्या रहता है, कभी कभी अपन को बोलते हैं कि जो अपना भोजन होता है वो इस ढक्कन के द्वारा श्वास नली में चला जाता है, तब अपने को सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए अपने को खांसी आती है। उसका कारण क्या रहता है, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन का नाम क्या होता है, इपीग्लोटिस ढक्कन। इस ढक्कन का नाम क्या रहता है, इपीग्लोटिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, ग्लोटिस गेट के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसका नाम क्या होता है, इपोग्लोटिस होता है। इस ढक्कन का कार्य क्या रहता है, श्वास नली में भोजन को जाने से क्या करता है, ये रोकता है। कभी कभी अपन भोजन करते हैं, खांसी आने का कारण क्या रहता है, ये जो ढक्कन होता है ये बंद होना क्या हो जाता है, भूल जाता है, इसलिए ये बंद नहीं होता है, इसमें श्वास नली में भोजन चला जाता है, अपने को खांसी आती है। और इस ग्लोटिस गेट के ऊपर एक इपोग्लोटिस ढक्कन होता है और ये श्वास नली भोजन जाने से रोकता है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये किसका कार्य हो गया, तो सर ये ग्रास नली का कार्य हो गया। उसके बाद में ये जो ग्रास नली में आती है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन आता है लेकिन ये पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं।
यहाँ से RS 2013 में पूछा गया था ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है कि नहीं होता है, तो भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं। ये भोजन आगे भेजता है, पाचन यहाँ पर नहीं होता है। पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। देखो, भोजन का पाचन नहीं, कहाँ पर नहीं होता है? भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। ग्रास नली से किस में आता है? आहार नाल। आहार नाल के बाद कहाँ पर आता है? भोजन पेट में आता है। यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया? यहाँ तक था हमारी ग्रास नली। उसके बाद आता है, तो सर ग्रास नली की आपने लंबाई बता दी 12 से 13 सेंटीमीटर। तो ग्रास नली की सर लंबाई कितनी होती है? तो ग्रास नली की लंबाई होती है 24 से 25 सेंटीमीटर। 24 से 25 सेंटीमीटर। देखो, एक एक बिंदु क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। कैसे? तो ग्रास नली की लंबाई 24 से 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 12 से 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसमें भोजन का पाचन होता है, तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। RS 2013 में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है तो नहीं होता है। इसका कारण क्या रहता है? तो इसका कारण बता देता हूँ। यही कारण पूछा गया था कि ग्रास नली में भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है। देखो दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें कारण क्या होता है कि ग्रास नली में ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। RS 2013 में पूछा गया था। RS 2013 में ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका कारण क्या रहता है कि इसमें पाचक जो एंजाइम होता है वो उपस्थित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पाचक एंजाइम नहीं, क्यों नहीं होता? पाचक एंजाइम इसमें उपस्थित नहीं। पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं। समझ में आया? क्या समझ में आया कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो इसमें पाचक एंजाइम उपस्थित है नहीं होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें एक गति होती है। इसमें भोजन की गति होती है, उसको बोलते हैं कर्मा कुंचन। जो भोजन धीरे धीरे किस में जाता है? पेट में जाता है, उसको बोलते हैं। इसमें एक गति होती है, उसको बोलते हैं कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति। देखो, कर्मा कुंचन गति से क्या होता है? ग्रास नली से भोजन आहार नाल के माध्यम से भोजन पेट में जाएगा। उस पेट में जाने की गति को क्या बोलते हैं? कर्मा कुंचन गति बोलते हैं। इसका कार्य क्या रहता है? भोजन को धीरे धीरे पेट में भेजता है। भोजन को धीरे धीरे पेट में भेजता है। धीरे धीरे पेट में भेजता है। देखो दोस्तों, आपको टप लग रही होगी, भेजता है, लेकिन ये बायोलॉजी है। अपने को अपने शरीर के हिसाब से इसको कनेक्ट करनी कि अपन भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उसको पाचन कौन कौन करता है, कौन पाचन नहीं करता है, और किनका मुख्य कार्य रहता है। हमारे शरीर की वृद्धि में कौन कौन सहायक होते हैं, कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, कौन कौन से हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारे अपन डेली लाइफ में जो चीज़ें अपन देखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। अब देखो, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ये क्वेश्चन RS 2013 में पूछा गया था। आपको हल्के में लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है तो नहीं होता है। कारण क्या होता है कि इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं। उसके बाद में ये क्या कार्य रहता है? तो इसका मुख्य कार्य रहता है कर्मा कुंचन गति करता है। कर्मा कुंचन गति क्या होती है सर? ये भोजन को धीरे धीरे किसमें भेजता है? पेट में भेजता है। किसके माध्यम से? आहार नाल के माध्यम से ये धीरे धीरे भोजन को पेट में भेजता है। किसका कार्य रहता है? तो ये ग्रास नली का कार्य रहता है। ग्रास नली में क्या रहता है? कर्मा कुंचन गति होती है। कर्मा कुंचन गति क्या होती है? तो सर ये भोजन को धीरे धीरे पेट में भेजता है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक किसमें? अगला टॉपिक रहेगा आहार नाल में। आहार नाल में अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा स्टोमस या आमाशय। ग्रास नली पूरा हो गया। ग्रास नली में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने बता दिया। ग्रास नली की स्ट्रक्चर मैंने पूरी बता दी। उसमें 2 गेट थे वो बता दिए, और गेट में जो एक ढक्कन था, वो ढक्कन कभी कभी खुला रह जाता है तो हमारे को भोजन करते समय क्या आती है? खांसी आ जाती है। और मैंने वो भी सिस्टम बता दिया कि तो ढक्कन होता है, उसके माध्यम से श्वास नली से अपन किसका स्त्राव करते हैं? ऑक्सीजन का स्त्राव श्वास नली के माध्यम से कहाँ होता है? फेफड़ों में। और कोरोना का इफेक्ट भी कहाँ पर होता है? कोरोना में जो जीवाणु होते हैं वो हमारा कहाँ पर इफेक्ट करते हैं? तो उसी चीज़ पर इफेक्ट करते हैं। कहाँ पर? श्वास नली में। उसके बाद सीधे डायरेक्ट कहाँ पर? फेफड़ों में। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्टोमस या आमाशय। स्टोमस या आमाशय।
आमाशय, या इसको क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। ये किसका पार्ट है, ये आहार नाल का पार्ट है। क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक, मुख पढ़ लिया, मुख गुहा पढ़ लिया, ग्रास नली पढ़ ली, उसके बाद आता है आमाशय या पेट। देखो पूरा सिस्टमेटिक हिसाब से पढ़ रहे हैं। भोजन कहाँ, मुख, मुख 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 गुहा से, उसके बाद में ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में आती है सोटी। यहाँ ये क्रम वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए और ये हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। यहाँ तक हमने दूसरा सिस्टम बताया था, क्या बताया था, तो ये बताया था डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक पढ़ लिया था लार ग्रंथि, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, लीवर यकृत पढ़ लिया था, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, अग्नाशय पढ़ लिया था। समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद हमारा टॉपिक रहता है आमाशय, यहाँ पेट रहता है। पेट के बाद में सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर ये इसकी लंबाई क्या होती है, इसका कार्य क्या रहता है, इसकी क्षमता क्या रहती है, ये हमारे शरीर को किस प्रकार से आगे क्रिया कराने में सहायक रहता है। उसके बाद में सबसे पहले आता है सर इसकी लंबाई क्या होती है। देखो ये किसी के मैं लंबाई लिखा रहा हूँ, किसी का वजन लिखा रहा हूँ, किसी और बिंदु लेकर रहा हूँ। एक पटवार में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, या पुलिस में या रेलवे में वन लाइनर इसको क्वेश्चन बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमाशय या पेट की लंबाई क्या होती है। आमाशय या पेट की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। आमाशय या पेट की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये किसका भाग था, आमाशय, सर ये आहार नाल का भाग था। तो ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, सबसे चौड़ा भाग कौन होता है, तो सर होता है पेट होता है या आमाशय होता है। पढ़ने का एक ही वे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बिंदु लिखो, उस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हल करो और उसको एक अच्छे नोट्स कॉपी बनाओ, उसको डेली पढ़ते जाओ, तभी आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकेगा। आमाशय पेट किसका पार्ट है, तो सर ये आहार नाल का पार्ट है। आहार नाल के पार्ट में पेट या ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है, पेट में। उसके बाद पेट की सर लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है, तो ये होता है आमाशय। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आता है कि इसकी क्षमता कितनी होती है खाने की, एक दिन में आदमी कितना खाना चाहिए उसको। कभी कभी अपन कहीं भी शादी में जाते हैं तो अपन ठूस के खाते हैं, वो हमारे लिए वो क्या बन जाता है, एक कचरा बन जाता है। हमारी जो खाने की क्षमता होती है, एक स्वस्थ मनुष्य की एक दिन में खाने की क्षमता होती है, वो होती है 1.5 लीटर या 1.5 kg होती है, 1.5 kg। क्षमता कितनी होती है, 1.5 किलोग्राम खाने की। इसकी क्षमता कितनी होती है, 1.5 kg। ये बेसिक जानकारी भी है, एग्जाम है, हर कोई बिंदु जरूरी नहीं, लेकिन बेसिक भी ध्यान होना चाहिए कि हम कभी अपन शादी में जाते हैं तो ठूस के खा लेते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे ही इससे ज़्यादा होता है तो वो क्या बन जाता है, कचरा बन जाता है, वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट वो गुदा से बाहर आ जाता है। उसके बाद में इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। आहार नाल सबसे चौड़ा भाग होता है, इसकी क्षमता होती है 1.5 kg खाने की। उसके बाद में आता है शरीर आमाशय का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि 36 घंटे के बाद अपने आप ये आवरण को चेंज कर लेता है, ये अपने आवरण को चेंज कर लेता है। उसके बाद में आता है सर ये हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो ये हमारे शरीर के, कल भी मैंने लिखाया था, ये होता है हमारे शरीर के लेफ्ट भाग में। लेफ्ट भाग में कौन होता है, सर होता है आमाशय। उसके बाद इसका वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये 36 घंटे के बाद में, 36 घंटे के बाद में, 36 घंटे के बाद में ये अपने आवरण में परिवर्तित, आवरण को बदल देता है, ये अपने आवरण को बदल देता है। आवरण में 36 घंटे के बाद आवरण को बदल देता है। ये कार्य किसका रहता है, ये कार्य रहता है आमाशय या पेट का। आमाशय या पेट से 5 बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहता है, लंबाई 25 सेंटीमीटर। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, क्षमता कितनी होती है, 1.5 kg। ये हमारे शरीर के लेफ्ट भाग में होता है। ये 36 घंटे के बाद अपने आवरण को बदल देता है, अपने आवरण में चेंज कर लेता है। 36 घंटे के बाद में आवरण को बदल देता है। कौन बदल देता है, आमाशय या पेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा 36 घंटे के बाद में वो कौन सा शरीर का अंग होता है जो अपने आवरण में परिवर्तित करता है, अपने आवरण में बदलाव कर लेता है, वो होता है आमाशय या पेट। समझ में आ गया, यहाँ तक लिख लो सभी लोग। यदि आप नहीं लिख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हो। उसके बाद में ये हमारा जो भाग होता है, ये शरीर होता है, ये 3 भागों से, पेट होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो पेट की भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे इसमें कौन सा भाग ऊपर की होता है, कौन सा भाग मध्य में होता है और कौन सा भाग नीचे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लो ये हमारा एक पेट है, ये हमारा
पेट हो गया। इसका सबसे ऊपर का भाग होता है, ये पेट होता है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें भाग होते हैं, पेट में 3 भाग होते हैं, पेट के 3 भाग होते हैं, पेट के 3 भाग हो गए। इसका सबसे ऊपर का भाग, सबसे मध्य का भाग और सबसे नीचे का भाग। जो सबसे ऊपर का भाग होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक भाग, कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। ये पेट का सबसे ऊपर का भाग होता है। पेट हमारे 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसका सबसे ऊपर का भाग होता है कार्डियक, और जो नीचे का भाग होता है वो होता है फंडिक भाग। इसके नीचे का भाग होता है उसको बोलते हैं फंडिक भाग, और जो सबसे नीचे का भाग होते हैं उसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग। क्या बोलते हैं इसको? पाइलोरिक भाग बोलते हैं। पेट हमारे कितने भाग से मिलकर बना होता है? तो सर 3 भाग। सबसे ऊपर का भाग कार्डियक भाग, और जो मध्य का बोलते हैं उसको फंडिक भाग बोलते हैं। जो सबसे नीचे का भाग होते हैं उसको पाइलोरिक भाग बोलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या होता है, ये 3 भागों से मिलकर, ऊपर का भाग कार्डियक भाग, मध्य का भाग फंडिक भाग, और जो नीचे का भाग होता है उसको पाइलोरिक भाग बोलते हैं, पाइलोरिक भाग। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेट के मध्य के भाग को क्या बोलते हैं? फंडिक भाग। पेट के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक भाग। पेट के नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग बोलते हैं। उसके बाद में इससे एक झिल्ली होती है जो हमारे जठर ग्लैंड का निर्माण करती है। अंदर की तरफ जो मुड़ी रहती है, इसमें कुछ पेशियाँ होती है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। यहाँ पर कुछ पेशियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं म्यूकेसा पेशियाँ, म्यूकेसा पेशियाँ होती है। ये जो पेशियाँ होती है ये इसको बोलते हैं म्यूकेसा पेशियाँ। ये क्या करती है? ये अंदर को भाग को क्या कर देती है? मोड़ देती है। अंदर के भाग को मोड़ देती है, अंदर के भाग को मोड़ देती है और जठर ग्रंथि का निर्माण करती है, मोड़ देती है और जठर ग्रंथि का निर्माण। जठर ग्रंथि का निर्माण। 3 भाग मैंने लिखा है, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। उसके बाद में पेट के अंदर कुछ मांसपेशियाँ होती है, पेशियाँ होती है, उसको बोलते हैं म्यूकेसा। क्या बोलते हैं? म्यूकेसा। इसको बोलते हैं म्यूकेसा पेशियाँ। उसका कार्य क्या रहता है? ये अंदर के भाग को मोड़ देती है और जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। अंदर के भाग को मोड़ देती है और जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। उसके बाद में आता है कि जठर ग्रंथियों की संख्या क्या होती है? हमारे शरीर में 3.5 करोड़ संख्या होती है। किसकी? जठर ग्रंथियों। हमारे शरीर में जठर ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3.5 करोड़ संख्या होती है। किसकी? जठर ग्रंथियों की। जठर ग्रंथियों का कार्य क्या रहता है? ये हमारे शरीर में भोजन को जल्दी पचाती है, भोजन को जल्दी पचाना। अभी तक पेट में क्या पढ़ा? पेट की सबसे, जैसे कि उसकी लंबाई पढ़ ली, उसका वजन कितना होता है, ये 36 घंटे में अपने आवरण का क्या कर लेता है? परिवर्तित कर देता है। ये हमारे शरीर के लेफ्ट भाग होता है। उसके बाद में ये सर किस प्रकार से निर्मित होता है? ये 3 भाग इसके निर्मित होता है। ऊपर का भाग कार्डियक भाग, फंडिक भाग मध्य का, और पाइलोरिक नीचे का भाग। उसके बाद में इसमें सर कुछ पेशियाँ होती है, उसको बोलते हैं म्यूकेसा पेशियाँ। म्यूकेसा पेशिया का क्या कर जाता है? शरीर अंदर के भाग को मोड़ देती है। जैसे ही मोड़ती है तो उसमें जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। जठर ग्रंथि की संख्या होती है 3.5 करोड़। उसके बाद में जठर ग्रंथि का कार्य क्या रहता है? ये भोजन को जल्दी पचाती है, भोजन को जल्दी पचाना। किसका कार्य रहता है? जठर ग्रंथि का कार्य रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में भाग आता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं वो पूरे दिन जुगाली करते रहते हैं, पचाते रहते हैं अपने भोजन को। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? कभी आपने सोचा होगा। उस क्रिया को बोलते हैं रिगजरिटेशन। उस क्रिया को बोलते हैं रिगजरिटेशन। जो पशु पूरे दिन जुगाली करते हैं, उसका कारण क्या रहता है कि पशु में एक थैली होती है, मवेशी के हाथ में एक थैली होती है। उस थैली को बोलते हैं रूमन। रूमन होता है, उसमें अपन भोजन को स्टोर करती है। रूमन नाम का एक भाग होता है, उनके पेट में एक रूमन नाम का भाग होता है। रूमन वो क्या कर लेती है? भोजन को स्टोर करती है, भोजन को
स्टोर करती है। उसके बाद में उस भोजन का जब अपनी आवश्यकता पड़ती है तो उसका क्या करती है, पाचन करती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, इस क्रिया को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। ये क्रिया क्या कहलाती है, रिगर्जिटेशन। जैसे कि देखो, मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को बनाया तो उसको कभी कहीं न कहीं भोजन मिल जाता है। पशुओं को कभी कभी भोजन नहीं मिलता है तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पहले ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद में वो अपन भोजन को स्टोर कर लेते हैं। रूमन नाम का एक जगह होती है उनके पेट में, वहाँ पर उस भोजन को स्टोर कर लेते हैं। जैसे उनको लगती है कि पाचन की आवश्यकता होती है तब भोजन को पाचन कर लेते हैं, वो बैठ के आराम से जुगाली करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पशु होते हैं वो भोजन पाचन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। उसमें जो भोजन स्टोर करने की क्षमता होती है उस जगह को क्या बोलते हैं, रूमन बोलते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं, रूमन। उस जगह को क्या बोलते हैं, रूमन। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखो, जो भी पॉइंट पेट के संबंधी रहते हैं वो मैंने अपन मनुष्य के बारे में बता दी। उसके बाद पशु में जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किस में होती है, मनुष्य में होती है, तो नहीं, किस में होती है, पशुओं में होती है। पशुओं में वो अपनी आवश्यकता अनुसार भोजन को रूमन नामक जगह पर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में भोजन को जैसे स्टोर किया, उनको लगती है कि अभी भोजन खाने की आवश्यकता होती है तो भोजन को धीरे धीरे क्या करते हैं, पचाते हैं, जुगाली कर देते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन। उसके बाद में आता है, सर जो ये आपने भाग लिखाए थे, ये भाग पेट के, ये हमारे शरीर के किस किस हिस्से से जुड़े रहते हैं, ये हमारे शरीर के किस किस हिस्से से जुड़े रहते हैं। उसके बाद में सबसे पहले मैंने लिखाया था कि पेट का ऊपर का भाग क्या होता है, कार्डियक भाग। कार्डिक भाग, कार्डिक भाग लिखाया था। ये हमारे शरीर के ऊपर भाग होता है। तो पेट के ऊपर मैंने क्या लिखाया था, तो सर लिखाया था ग्रास नली, लिखाया था ग्रास नली। तो ये ग्रास नली से जुड़ा होगा कार्डिक। ये हमारा जो कार्डियक भाग होता है, पेट का सबसे ऊपर का भाग होता है, ये ग्रास नली से जुड़ा रहता है। ग्रास नली से जुड़ा रहता है। ग्रास नली से हमारे पेट का कौन सा भाग जुड़ा रहता है, सर ये रहता है कार्डियक भाग। क्यों रहता है, ये पेट के सबसे ऊपर का भाग होता है। कार्डियक भाग ग्रास नली से जुड़ा रहता है। उसके बाद में आता है जो फंडिक भाग होता है। फंडिक भाग में इंपॉर्टेंट नहीं है, फंडिक भाग हमारे पेट का मध्य भाग होता है। फंडिक भाग पेट का मध्य भाग, पेट का मध्य भाग, पेट के मध्य को भाग क्या बोलते हैं, फंडिक भाग बोलते हैं। उसके बाद में तीसरा मैंने लिखाया था कि पाइलोरिक भाग, पेट का जो भाग होता है पाइलोरिक भाग, ये हमारे शरीर में क्या क्या प्रोसेस करता है। ये शरीर का या पेट का कौन सा भाग होता है, ये होता है नीचे का भाग, इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। ये हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, ये हमारे शरीर का अंतिम भाग होता है, या पेट का अंतिम भाग होता है। पेट में जो कनेक्ट होता है वो 3 भाग होते हैं, उसका अंतिम भाग कौन सा होता है, उसका अंतिम भाग होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग हमारे शरीर के छोटी आंत से कनेक्ट होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा रहता है। उसके बाद में सर इसका क्या फंक्शन रहता है, ये एक हार्मोन स्रावित करता है, ये छोटी आंत से जुड़ा रहता है। उसके बाद में ये एक हार्मोन स्रावित करता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण, हार्मोन का स्त्रावण पेट का कौन सा भाग करता है, हार्मोन का स्त्रावण करता है। पेट का कौन सा भाग करता है सर, ये करता है पाइलोरिक भाग। देखो, कार्डिक भाग ग्रास नली से जुड़ा रहता है, फंडिक भाग पेट का मध्य भाग होता है, और पाइलोरिक भाग छोटी आंत से जुड़ा रहता है। इसका कार्य क्या रहता है सर, ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है, ये करता है पाइलोरिक अम्ल करता है। उसके बाद में ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये जठर रस को स्त्रावित करता है, जठर रस को स्त्रावित या ये जठर रस को स्त्रावित करता है, या इसको स्त्रावित करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। कौन करता है सर, ये करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ पर उपस्थित होता है, तो सर पाइलोरिक भाग में उपस्थित करता है।
पाइलोरिक भाग गैस्ट्रिक हार्मोन का स्त्रावन करता है। उसके बाद में गैस्ट्रिक भाग भी आगे क्या करता है, जठर रस का स्त्रावित करता है। ये किस में भाग होता है, ये होता है पाइलोरिक भाग, पेट का जो नीचे का भाग होता है। जठर रस का स्त्रावन कहाँ पर होता है, तो ये होता है पेट के पाइलोरिक भाग से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जठर रस हमारे शरीर किस भाग से स्त्रावित होता है, तो होता है पाइलोरिक भाग से। इसमें स्त्रावित कौन करता है सर, ये होता है गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावन कहाँ से होता है, पाइलोरिक भाग से। गैस्ट्रिन हार्मोन आगे क्या कार्य करता है, जठर रस को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। कौन करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का कार्य क्या रहता है, ये जठर रस को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित कौन करता है सर, ये करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। उसके बाद में सर ये जठर रस की नाम की क्या बला है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। यहाँ तक तीनों भाग पढ़ ली। उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं जठर रस। मैंने आपको एक ही बताया था कि जो बिंदु आपको नए लग रहे हैं वो मैं आपको सबको डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद में ये जो जठर रस होता है इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। कल मैंने बील जूस बताया था, इस तरह से आज क्या है, ये जठर रस। अब जैसे ही किसी के दिमाग में आएगा, कोई पढ़ रहा होगा तो सर जठर रस का पीएच क्या होता है, जठर रस का पीएच होता है 1.2 से 1.8। जठर रस का पीएच होता है 1.2 से 1.8 होता है। जठर रस का पीएच होता है 1.2 से 1.8। उसके बाद में इस जठर रस में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम आते हैं, कुछ एंजाइम आते हैं। सबसे पहला आता है HCl एंजाइम, सबसे पहला आता है HCl एंजाइम। जठर रस का पीएच कितना होता है, 1.2 से 1.8। जठर रस को स्त्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करता है, तो ये करता है सर गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। उसके बाद में आता है कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम आता है, पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद आता है पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। देखो दोस्तों, कभी कभी कोई चीज़ अपन पहले पढ़ लेते हैं उसका रिपीटेशन भी हो सकता है। देखो मैंने लाइपेज लिखा है तो लाइपेज का कार्य क्या रहता है, लाइप यानी होता है लिपिड, लिपिड का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। उसके बाद में जैसे ही आता है कि लाइपेज, लाइपेज का अमाशय में स्त्रावन होता है कि नहीं होता है, लाइपेज का अमाशय में स्त्रावन होता है कि नहीं होता है, तो दोस्तों अमाशय में स्त्रावन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार रीट में पूछा गया था, रीट की भर्ती थी उसमें पूछा गया था कि लाइपेज का अमाशय में स्त्रावन होता है कि नहीं होता है। अमाशय में लाइपेज का स्त्रावन होता है तो नहीं होता है, अमाशय में लाइपेज का स्त्रावन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय का स्त्रावन निम्न में से किस में नहीं होता है, तो लाइपेज एंजाइम में अमाशय का स्त्रावन है, अमाशय में लाइपेज एंजाइम का स्त्रावन नहीं होता है। ये रीट में क्वेश्चन, रीट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय में लाइपेज का स्त्रावन होता है कि नहीं होता है, तो अमाशय में लाइपेज का स्त्रावन नहीं होता है। उसके बाद आता है, उसके बाद अगला एंजाइम आता है म्यूसिन एंजाइम। उसके बाद में अगला एंजाइम आता है म्यूसिन एंजाइम, म्यूसिन एंजाइम। ये सारे किसके एंजाइम है, ये एंजाइम है किसके, ये है गैस्ट्रिक जूस के, जठर रस के एंजाइम है। उसके बाद पहला एंजाइम आएगा HCl, उसके बाद पेप्सिन एंजाइम, उसके बाद लाइपेज एंजाइम, उसके बाद आता है म्यूसिन एंजाइम। म्यूसिन को बोलते हैं श्लेष्मा, म्यूसिन का अन्य नाम आता है श्लेष्मा, श्लेष्मा। म्यूसिन एंजाइम का स्त्रावन करता है, म्यूसिन एंजाइम का स्त्रावन। देखो HCl एंजाइम का स्त्रावन कौन होता है, जठर रस। उसके बाद में पेप्सिन एंजाइम का स्त्रावन जठर रस, उसके बाद लाइपेज एंजाइम का स्त्रावन जठर रस, उसके बाद आता है म्यूसिन एंजाइम या इसको बोलते हैं श्लेष्मा एंजाइम का स्त्रावन कौन करता है, तो शरीर जठर रस करता है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद में जो श्लेष्मा होता है इसका क्या कार्य रहता है, श्लेष्मा का कार्य रहता है, ये श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा होता है ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। श्लेष्मा के बारे में 2 बिंदु में लिखा लेता हूँ। श्लेष्मा, श्लेष्मा होता है ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसका हो गया, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। उसके बाद में ये हमारे शरीर में एक बड़ी सुरक्षा करता है, पदार्थ होता है। ये हमारे शरीर में जो HCl एंजाइम होता है ये एक जहर के रूप में कार्य करता है। इस जहर को कम करने के लिए हमारे शरीर में फैल जाता है, ये शरीर में फैल जाता है, फैल जाता है और HCl से सुरक्षा करता है, HCl से सुरक्षा करता है, HCl से सुरक्षा करता है। देखो एग्जाम में पिछली बार
रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि HCl से हमें कौन सुरक्षा देता है। HCl से सुरक्षा कौन करती है, तो ये करती है श्लेष्मा झिल्ली। कौन करती है? श्लेष्मा झिल्ली। कैसे? तो जैसे ही इसको लगता है कि हमारे शरीर में किसका प्रवेश हो गया, तो HCl या जहर का प्रवेश हो गया, तो ये अपने शरीर को या अपने आप को क्या कर लेती है? फैला देती है। तो हमारे शरीर में इसकी मात्रा को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो इससे सुरक्षा कौन करती है? तो श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या होता है? ये एक शरीर में चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जैसे इसको मैसेज आता है कि हमारे शरीर में कुछ घटनाएं होती है, तो शरीर अपने आप उसको मैसेज के रूप में ग्रहण कर लेता है। जैसे कंप्यूटर में अपन कुछ इनपुट देते हैं तो अपने को क्या देता है? आउटपुट। उसी तरह से जैसे शरीर में HCl के रूप में इनपुट गया तो श्लेष्मा आउटपुट कैसे देता है? इसको अंदर जाने से रोक देता है। ये अपने आप को क्या कर देती है? फैला देती है। इसको HCl को हमारे शरीर में बड़े स्तर फैलने से कौन रोकती है? तो ये श्लेष्मा रोकती है। श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा ये होता है म्यूसिन एंजाइम का एक अन्य नाम होता है श्लेष्मा। ये स्त्रावण, इस श्लेष्मा के स्त्रावण कौन करता है? तो शरीर जठररस करता है या गैस्ट्रिक जूस करता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? उसके बाद में जैसे जैसे अपन ये एंजाइम पढ़ते हैं उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जिस तरह से अपन ने किसके एंजाइम पढ़े थे, तो सर ग्रास नली के एंजाइम को पढ़े थे, उसी तरह से अपन जो ये सबसे पहले आता है इसका एंजाइम HCl का एंजाइम। जो गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम लिखा थे उसमें सबसे पहले HCl एंजाइम। अब HCl एंजाइम का क्या कार्य रहता है ये अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले HCl क्या होता है? ये एक तरह का तेजाब होता है। HCl क्या होता है? ये तेजाब होता है। तेजाब होता है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है। अम्लीय माध्यम में परिवर्तित, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित क्यों करता है? क्योंकि भोजन को पीसना होता है। अम्लीय माध्यम में परिवर्तित भोजन को, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित भोजन को, कल मैंने लिखाया था कि हमारे शरीर में जो भोजन की प्रवृत्ति होती है, भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करेगा कौन? HCl एंजाइम। कौन उत्तरदायी होता है? HCl एंजाइम। उसके बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन किस प्रकार से होता है? सारी माध्यम। मैंने उसका कल pH भी लिखाया था। देखो रिलेट हो रहा है कि टॉपिक नहीं हो रहा है? अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है कौन? अम्लीय माध्यम में भोजन को परिवर्तित ये कौन करता है? ये करता है HCl। क्यों करता है? क्योंकि भोजन को क्या करना होता है? पीसना होता है। भोजन को पीसना किसके माध्यम से? HCl के माध्यम से। जैसे कि देखो अपने देखो HCl का प्रवेश होगा शरीर में तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भोजन को किस माध्यम में परिवर्तित कर रहे हैं? अम्लीय माध्यम। यदि अम्लीय माध्यम में भोजन परिवर्तित नहीं होगा तो अपन भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस नहीं पाएंगे और भोजन हमारे शरीर में पचेगा नहीं। पचेगा नहीं, पचने के लिए अपने को HCl एंजाइम उत्तरदायी होता है अम्लीय माध्यम में भोजन को परिवर्तित करने के लिए। पहला बिंदु आ गया, ये तेजाब होता है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है किसको? भोजन को। भोजन को उत्तरदायी क्यों होता है? क्योंकि ये पीसने के लिए काम आता है। उसके बाद में इसका कार्य क्या रहता है? हमारे भोजन में कभी कभी बैक्टीरिया घुस जाते हैं भोजन में। भाई तेजाब है तो कुछ तो कुछ मारने की क्रिया करेगा, तो भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है, नष्ट करता। देखो भगवान ने हमें कितनी ताकत दी है, हमारे कितनी सुविधा दी है कि छोटे बच्चे होते हैं नीचे पड़ी हुई चीज़ को एकदम अचानक खा लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ नुकसान नहीं होता है। इसका कारण क्या रहता है? HCl एंजाइम इसका उत्तरदायी रहता है। ये इस भोजन के माध्यम से, उस टुकड़े के माध्यम से हमारे शरीर में देखो एंजाइम बैक्टीरिया जाता है तो उसको नष्ट कौन कर देता है? ये HCl एंजाइम करता है। भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? तो सर करता है HCl एंजाइम। कौन करता है? HCl एंजाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि HCl एंजाइम का कार्य क्या रहता है? भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? HCl एंजाइम। भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं नीचे पड़ी हुई चीज़ को खा लेते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। कारण क्या रहता है? HCl एंजाइम रहता है। उसके बाद में ये जो मांसाहारियों में होते हैं, मांसाहारी लोग होते हैं, मांसाहारियों में हड्डियों को गलाते हैं। मांसाहारी होते हैं, मांसाहारियों में जैसे कि मांसाहारियों में जो हड्डियाँ, जैसे मांसाहारियों में हड्डियों कैसे कहते हो? कुछ लोग मांस खाते हैं, तो मांस खाते हैं तो कुछ मांस में इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कभी कभी साथ में हड्डियाँ भी निकल देते हैं। तो हमारे शरीर में यदि 206 हड्डी होती है, यदि वो कंटिन्यू हड्डियाँ खाते रहे तो कभी कभी लगता है उसके अंदर 3000 हड्डियाँ होगी, लेकिन नहीं। ये HCl एंजाइम होता है जो हमारे जो मांसाहारियाँ होती है, मांसाहारियाँ जो मांस खाते हैं उनमें हड्डियों को पीसते हैं या हड्डियों की संख्या को क्या करते हैं? कम करते हैं। हड्डियों को गलाने में सहायक होता है। हड्डियों को गलाने में सहायक, हड्डियों को गलाने में सहायक। देखो भगवान ने अपने कितनी
अलग रूप बने हैं। किस प्रकार से, जैसे कि अपने को लगता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया जाते हैं तो उसको बैक्टीरिया नष्ट एंजाइम कर लेता है, कौन सा HCl। उसके बाद जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारियों में जो हड्डियाँ खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उनको मांस खाने का शौक रहता है। कभी वो इतने लालित हो जाते हैं कि मांस के साथ हड्डियाँ भी खा जाते हैं, लेकिन हड्डियों को गलाने में सहायक कौन होता है, सर ये होता है HCl एंजाइम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में इसके अंदर भी एक पेप्सिनोजन एंजाइम आता है, पेप्सिनोजन। इसमें HCl एंजाइम में भी एक छोटा सा भाग आता है पेप्सिनोजन एंजाइम का। पेप्सिनोजन एंजाइम होता है शरीर में, ये ऐसे ही पड़े रहता है। ये पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। HCl आते ही इसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। पेप्सिनोजन एंजाइम होता है हमारे शरीर में ऐसे ही पड़ा रहता है, ये इसको इनएक्टिव बोलते हैं। HCl आते ही ये किस में परिवर्तित देता है, इसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल लेता है। अब देखो मैंने पहले लिखा था, कुछ बिंदु पहले लिखा था कि पेप्सिन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, तो आप लिखो। देखो पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, इसको HCl आते ही क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। देखो अब क्वेश्चन यहाँ से हर बिंदु से क्वेश्चन बनेगा कि मांसाहारी जो मांसाहारी मांस खाते हैं उसको हड्डियों को गलाने में कौन HCl सहायक, भोजन में बैक्टीरिया नष्ट कौन करता है, HCl। अम्लीय माध्यम में भोजन को कौन परिवर्तित करता है, तो सर HCl तेजाब होता है। उसके बाद पेप्सिनोजन जब इनएक्टिव होता है तो उसको एक्टिव कौन करता है, तो सर HCl एंजाइम करता है। कौन करता है, HCl एंजाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बता रहा हूँ और साथ साथ आप लिखते जाओगे। उसके बाद में जैसे होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन मैंने बताया था किसका पाचन करता है, तो सर प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद में ये प्रोटीन का पाचन, देखो ऊपर लिख लेता हूँ। पेप्सिन का कार्य क्या रहता है, पेप्सिन का कार्य रहता है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। जैसे ये प्रोटीन का पाचन करेगा तो प्रोटीन को दो भागों में तोड़ देता है, प्रोटीन को दो भागों में तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है, पेप्सिन। एक होता है यूरिटेज, यूरिएज और उसको पेप्टोन में तोड़ देता है, यूरिएज और पेप्टोन में तोड़ देता है, यूरिएज और ये पेप्टोन में तोड़ देता है। देखो किस किस का कार्य क्या रहता है, देखो पेप्सिन का कार्य क्या रहता है, ये प्रोटीन का पाचन। उसके बाद प्रोटीन में जैसे ही पाचन करता है उसको दो भागों में तोड़ देता है, यूरिएज और पेप्टोन। देखो पेप्सिनोजन का कार्य क्या रहता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव करने के लिए HCl आता है, HCl आते ही ये पेप्सिन में तोड़ देता है। पेप्सिन का कार्य क्या रहता है, सर ये प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन को ये किस भागों में तोड़ देता है, दो भागों में, यूरिएज और पेप्टोन में, यूरिएज और पेप्टोन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मैंने क्या लिखा था, पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन का कार्य क्या रहता है, पेप्सिनोजन ये पेप्सिन इसमें तोड़ देता है और यूरिएज और पेप्टोन में तोड़ देता है। उसके बाद में अगला एंजाइम आता है पोरिनिन एंजाइम, पोरिनिन एंजाइम। अगला हमारा एंजाइम आता है पोरिनिन एंजाइम। ये पोरिनिन एंजाइम होता है, ये भी इनएक्टिव रहता है, इसको HCl क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और ये किस में परिवर्तित हो जाता है, रेनिन में परिवर्तित होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी पीछे लिखा था रेनिन का कार्य करता है। रेनिन एंजाइम क्या कार्य करता है, पोरिनिन ये क्या होता है, पोरेटिन एंजाइम ये होता है इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होता है। HCl आते ही इसको क्या कर देता है, इसको एक्टिव कर देता है। देखो रेनिन को एक्टिव कौन करता है, HCl। ये पहले क्या होता है, ये पोरेनिन होता है, पोरेनिन ये क्या होता है, पोरेनिन होता है। क्या होता है, पोरेनिन। पोरेनिन को एक्टिव कौन करता है, HCl। किस में कर देता है, तो सर रेनिन। बच्चों में होता है सबसे ज़्यादा। देखो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन। दूध में उपस्थित केसिन, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन, दूध में उपस्थित, देखो 3-4 बार लिखा दिया है, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो सर रेनिन एंजाइम। केसिन प्रोटीन का पाचन, केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो सर रेनिन एंजाइम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो सभी पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम को एक्टिव कौन करता है, तो सर HCl। ये पहले क्या होता है, सर प्रोनिन होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसके बाद आता है अगला एंजाइम। उसके बाद हमारा एंजाइम आता है कि दूध को दही में बदलने वाला रेनिन एंजाइम होता है। दूध को दही में कौन बदलता है, दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना कौन करता है, कौन करता है, दूध को दही में बदलना, ये करता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का कार्य क्या रहता है, जैसे को दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को पाचन करना। रेनिन एंजाइम का कार्य क्या रहता है, दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना। कभी भी आपने सुना होगा, कभी कभी आपने क्या सुना होगा कि बच्चे जब दूध पीते हैं, ये रेनिन एंजाइम किस में सहायक होता है, सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। कभी कभी आपने बच्चों को दूध पिलाते ही उसमें उल्टी हो जाती है। उल्टी किस रूप में होती है, गाढ़े पदार्थ के रूप में, दही के रूप में होती है। तब गाँव में बड़े लोग क्या बोलते हैं कि
ये सही काम हुआ। किस हुआ? क्योंकि बच्चों में जो दूध पिया उसका क्या हो गया? पाचन हो गया। पाचन के बाहर के रूप में क्या निकलता है? वो गाढ़ा पदार्थ निकलता है, दही के रूप में निकलता है। उसका कारण क्या होता है? इसमें रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन एंजाइम किस होता है? समझाता है बच्चों में क्या होता है? ये दूध को दही में बदलता है। और रेनिन कार्य क्या रहता है? दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है? रेनिन एंजाइम। देखो सभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में लिख दे जाओगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लिख देते हो। उसके बाद में जठर रस, मैंने आपको लिखा था गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। जठर रस के एंजाइम पढ़ा दिए। जठर रस का हमारे शरीर में एक दिन में कितना स्त्रावण होता है? तो ये होता है 2000 से 3000 ml प्रति डे। जठर रस का स्त्रावण, जठर रस का स्त्रावण हमारे शरीर में एक दिन में कितना होता है? 2000 से 3000 प्रति डे, प्रति ml प्रति डे। एक दिन में जठर रस का स्त्रावण हमारे शरीर में कितना होता है? 2000 से 3000 ml प्रति डे। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? पाचन तंत्र पढ़ लिया। पाचन तंत्र में एक दो बिंदु और है वो अपन कल पढ़ लें, अगली वाली क्लास पढ़ लेंगे। तो दोस्तों जनरल साइंस में देखो ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मानव शरीर तंत्र, मैंने इसमें बताया थे 8 टॉपिक पढ़ेंगे। 8 टॉपिक सबसे पहला टॉपिक आया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मैंने बताया था इसके 2 सिस्टम होते हैं, एक आहार नाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि मैंने बताया लार ग्रंथि, उसके बाद यकृत पढ़ा दिया, उसके बाद अग्नाशय पढ़ा दिया। इसमें सबसे पहले पढ़ा क्या पढ़ा हमने? मुख पढ़ा, मुख हुआ हम 2 पढ़े, दांत और जीभ। उसके बाद अपने क्या पढ़ा? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में क्या पढ़ा? आमाशय, यहाँ पेट पढ़ा। उसके बाद में आती है छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत आएंगी, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये क्लास आपको अच्छी लग रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके यदि छोटे भाई बहन उसको भी आपको बताएंगी जो बायोलॉजी वगैरह होती है जो 11th और 12th क्लास में ली जाती है। उसके बाद 8th या 9th 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बताएंगे। आपको यदि साइंस समझ में नहीं आ रही तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों को बताइए कि उसमें टू द पॉइंट आप सभी को आराम से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहले मेरा चैनल है सुरेंद्र एकेडमी, उसको आपको सर्च करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद उसके पास जो बेल आइकन है उसको दबाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में यही तय रखते हैं। आपको यदि समझ में कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप अपने आसपास सफाई रखो, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। वर्तमान अभी इसकी सुरक्षा, कोरोना की सुरक्षा यही है। तो अपना आज की क्लास में यही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।